बहुत पुराने समय की बात है। कलिंग राज्य में राजा विक्रमादित्य नामक एक राजा राज करता था। एक दिन राजा अपने महामंत्री से बोलता है। महामंत्री जी, हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है? लोग हमारे शासनकाल में खुश तो है ना? उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? महाराज, इस बारे में तो हमें प्रजा के लोग ही बता सकते हैं। मेरे विचार से महाराज, हमें भेष बदलकर प्रजा के बीच जाना चाहिए। प्रजा के लोगों से बातें करनी चाहिए, तभी हम उनके मन की बात जान सकते हैं। महामंत्री जी, ऐसे यू प्रजा के बीच जाना क्या सही रहेगा? क्या इससे हमें कोई फायदा मिलेगा? महाराज, मेरा मानना है कि हमें प्रजा के बीच जरूर जाना चाहिए। उन्हें आपके राज्य में कोई कष्ट तो नहीं है, यह बात वही अच्छे से बता सकते हैं। लोगों से बात करके ही हमें लोगों की मानसिकता का पता चलेगा। राजा विक्रमादित्य को महामंत्री का यह विचार बहुत पसंद आता है। अगले दिन राजा और महामंत्री दोनों भेष बदलकर महल से निकल जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को थोड़ा अजीब भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह चलते जा रहे थे। चलते चलते वह इधर उधर भी देख रहे थे। आते हैं। प्रजा के बीच पहुंचकर राजा विक्रमादित्य एक व्यक्ति से बोलते हैं। हे युवक, हम दोनों मुसाफिर हैं और बहुत दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि यहाँ का राजा कैसा है? क्या ये राज्य रहने लायक है? हे मुसाफिर, कृपया मुझे माफ करना, पर क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग हमारे राजा और इस राज्य के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? हमारे राज्य में सूखा पड़ गया है। हम दोनों इस राज्य में बसना चाहते हैं। हमने सुना है कि इस राज्य का राजा बहुत ही दयावान और न्यायप्रिय राजा है। प्रजा उसके राज्य में बहुत ही खुश है। क्या हमने यह सब सत्य सुना है? हे मुसाफिर, आपने इस राज्य और राजा के बारे में जो कुछ भी सुना है, वह सब गलत सुना है। जो राजा अपनी पत्नी तक को नहीं संभाल सकता, वह भला प्रजा को क्या खाक संभालेगा? यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य को उस युवक पर बहुत गुस्सा आता है। फिर भी वह एकदम शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपनी प्रजा के लोगों की राय जाननी थी। अगर वह क्रोध दिखाते तो युवक को पता चल जाता कि यह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य उस युवक को बोलते हैं। हे युवक, आप इतनी बड़ी बात किस आधार पर बोल रहे हैं? आपको किसने बताया कि राजा रानी की देखभाल नहीं करते हैं? कृपया हमें बताओ। यह बात तो गांव का हर व्यक्ति जानता है कि इस राज्य की रानी हर रोज रात को एक राजकुमार से मिलती है। जो राजा अपनी रानी पर नजर नहीं रख सकता, वह भला अपनी प्रजा पर क्या नजर रखेगा? धन्यवाद युवक, अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य और महामंत्री दोनों अपने महल की ओर चल पड़ते हैं। जिस उद्देश्य के लिए यहां पर वो आए थे, वह उद्देश्य उनका लगभग पूरा हो चुका था। महामंत्री जी, आपको क्या लगता है, वह युवक सच बोल रहा था या झूठ? आपको उस युवक की बातों में कितनी सच्चाई नजर आई और कितनी झूठ? महाराज, आप बिना सच झूठ का पता लगाए किसी निर्णय पर कैसे पहुंच सकते हैं? महाराज, आप कृपया इतने परेशान ना हो। पहले आप रानी रत्नावती के पास जाओ और उनसे जानने की कोशिश करो कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ। महामंत्री की बात मानकर राजा विक्रमादित्य रानी रत्नावती के पास जाते हैं। रत्नावती महाराज को देखकर बोलती है। महाराज, प्रणाम। सब ठीक तो है ना महाराज? आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आप बैठो, मैं आपके लिए मदिरा लेकर आती हूँ। महारानी रत्नावती, आज हमारा मदिरा पीने का मन बिल्कुल भी नहीं है। आज मदिरा को रहने दो। महाराज, हमसे कोई गलती हो गई क्या, जो आज आप हमारे हाथ से मदिरा पान नहीं कर रहे? लगता है आप हमसे प्रेम नहीं करते, तभी ऐसा बोल रहे हैं। अरे रानी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, आप मदिरा बनाकर ले आओ। राजा के मुंह से इतना सुनते ही रानी रत्नावती वहां से चली जाती है और कुछ देर में राजा के लिए मदिरा बनाकर ले आती है। राजा भी उस मदिरा को बड़े प्रेम से पीते हैं। मदिरा पीते ही राजा को नींद आने लगती है और राजा सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ते हैं। महाराज, क्या हुआ, उस बारे में कुछ पता चला?
महामंत्री जी, हमें लगता है कि वह युवक झूठ बोल रहा है। महारानी रत्नावती हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुरंत उस युवक को हमारे सामने पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में महामंत्री उस युवक को राजा विक्रमादित्य के सामने पेश करते हैं। राजा विक्रमादित्य उस युवक से बोलते हैं, हे मूर्ख इंसान, क्या हम जान सकते हैं कि तुम इस राज्य की रानी रत्नावती के बारे में गलत अफवाह क्यों फैला रहे हो? क्या तुम नहीं जानते इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है? महाराज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। इस बारे में तो सभी नगरवासी जानते हैं। मैंने कल रात को खुद उस राजकुमार को इस महल की ओर आते देखा है। हे मूर्ख इंसान, मुझे लगता है तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तभी तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। महाराज, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। महाराज, अगर मेरी कहीं एक भी बात झूठ निकल जाए तो आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। ठीक है, अब तुम यहां से जाओ। इस बारे में छानबीन करवाई जाएगी। अगर तुम दोषी पाए गए तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। फिर हमसे माफी की कोई उम्मीद मत रखना। महाराज, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। जो मैंने आपको बताया है वह सब सत्य है। इतना बोलकर वह युवक राजा को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। राजा विक्रमादित्य इस बात को लेकर काफी उदास हो जाते हैं। अपने राजा को उदास देखकर महामंत्री राजा से बोलते हैं, महाराज, आप इस बात को लेकर ज्यादा परेशान ना हो। महाराज, जरा सोचिए कि जब रात को आप अपने सैन्य कक्ष में जाते हैं तो वहां पर आपके साथ क्या होता है? क्या आपको महारानी रत्नावती का स्वभाव पहले से कुछ बदला बदला सा नजर आता है? अगर ऐसा कुछ है तो महाराज कृपया करके मुझे बताएं। महामंत्री जी, मुझे तो उनके स्वभाव में कोई खास फर्क नजर नहीं आया। मैं तो जब भी रानी के सैन कक्ष में जाता हूं तो रानी बड़े प्यार से मेरे लिए मदिरा पान बनाकर लाती हैं और बड़े प्रेम से मुझे पिलाती है। क्या बोला महाराज आपने? मदिरा पान? महाराज, क्या रानी रत्नावती आपको हर रोज मदिरा पान कराती है? अगर महाराज जान की सलामती हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप हमारे इस राज्य के महामंत्री हैं। आपको जो भी बोलना है निसंकोच होकर बोलिए। आप हमें कोई गलत सलाह थोड़ी ना देंगे। महाराज, मुझे लगता है रानी रत्नावती आपको मदिरा में कुछ मिलाकर पिलाती है ताकि आपको गहरी नींद आ जाए। तभी आपको वह हर रोज मदिरा पान कराती है। महाराज, आपको रानी के द्वारा दिया गया मदिरा पान करके कुछ अजीब नहीं लगता? मेरा मानना है महाराज, एक बार आप जरा ध्यान लगाकर सोचिए। अगर महाराज मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो कृपया मुझे माफ करिए। हो सकता है शायद ये मंत्री सही कह रहा हो, क्योंकि जैसे ही हम रानी के द्वारा बनाया हुआ मदिरा को पीते हैं, उस मदिरा को पीते ही नींद के मारे आंखें बंद होने लग जाती हैं। हो सकता है मंत्री जी आप सही कह रहे हो, परंतु ऐसे में हमें आगे क्या करना चाहिए वो भी तो बताएं। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। अगली बार जब आप महारानी के पास जाओ तो आपको उनके द्वारा दी गई मदिरा को बिल्कुल भी नहीं पीना है, बल्कि मदिरा पीने का सिर्फ डोंग करना है। रानी रत्नावती को यह लगना चाहिए कि आपने मदिरा को पूरा पी लिया है और आपको सोने का नाटक करना है। रात होते ही राजा विक्रमादित्य रानी के सेन कक्ष में जाते हैं। महाराज, आज आप कुछ थके थके से लग रहे हैं। रुको, मैं आपके लिए थोड़ी मदिरा लेकर आती हूँ। उसे पीकर शायद आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो। इतना बोलकर रानी रत्नावती वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद अपने हाथ में मदिरा का प्याला लिए हुए वापस आती है। रानी वह मदिरा से भरा प्याला राजा को दे देती है। राजा विक्रमादित्य रानी की आंखों से बचते हुए उस प्याले की सारी मदिरा को नीचे फर्श पर गिरा देते हैं और रानी को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उन्होंने वह सारी मदिरा पी ली हो। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य सोने का नाटक करने लगते हैं। राजा को सोते देखकर रानी रत्नावती अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। रानी के कमरे से बाहर निकलते ही राजा भी अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। और रानी का पीछा करने लगते हैं। राजा विक्रमादित्य यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि रानी रत्नावती महल के पिछले दरवाजे पर किसी राजकुमार से मिल रही है। जैसे ही रानी रत्नावती उस राजकुमार के पास पहुंचती है, वह राजकुमार रत्नावती से बोलता है, आओ आओ रानी रत्नावती जी,
आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लगता है आज राजा को नींद की दवा वाली मदिरा पिलाने में आप थोड़ी लेट हो गई। अब मुझे जल्दी से यह बताओ कि आप राजा विक्रमादित्य को जहर कब पिला रही हो, ताकि मैं जल्दी से इस देश का राजा बन सकूं और आप मेरी महारानी। अब इंतजार नहीं होता। मेरे प्रिय राजकुमार, मैं तो अपने दिल में आपको कब का राजा मान चुकी हूँ। हर रोज ख्वाब में आपकी रानी बनने के ही सपने देखती हूँ, पर अभी राजा को जहर देने का यह सही समय नहीं है। सही समय आने पर मैं खुद राजा को अपने हाथों से जहर पिला दूंगी। राजा विक्रमादित्य उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और खुद से बोलता है। इसका मतलब वह युवक सच बोल रहा था। मैंने ही रानी रत्नावती पर आंख बंद करके भरोसा किया। इससे पहले इन दोनों में से मुझे कोई देखे, मैं महल के अंदर चला जाता हूं। इतना बोलकर राजा विक्रमादित्य दुखी मन से अपने सैन्य कक्ष की ओर चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद रानी रत्नावती भी महल के अंदर लौट आती है। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि उस राजकुमार को जल्दी से जल्दी पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए और रानी रत्नावती को सभा में बुलाया जाए। रानी के राज दरबार में आते ही राजा विक्रमादित्य रानी से बोलते हैं। रानी रत्नावती, आपने हमारे साथ छल किया है। हम आपसे कितना प्रेम करते थे और आप हमें जहर देकर मारने की साजिश बना रही थीं। वह तो शुक्र है कि समय रहते आपकी सच्चाई हमारे सामने आ गई। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए हम आपको मृत्यु दंड की सजा सुनाते हैं। इस दुष्ट औरत को जल्दी से हमारी आंखों से दूर ले जाओ। और थोड़े ही समय बाद उस राजकुमार को पकड़कर राजसभा में लाया जाता है और उसे राजा के सामने पेश किया जाता है। सेनापति, ले जाओ इस गद्दार को और इसका सर धड़ से अलग कर दो, ताकि इसको पता चले कि किसी राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की क्या सजा मिलती है। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी रानी रत्नावती और उस राजकुमार की तरह हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मनीष टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।